नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो कि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे और ये जो टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं, ये टॉपिक आपकी परीक्षा का महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे रेशियो, प्रपोर्शन, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिपलेट रेशियो, इन रेशियोज के बारे में बताएंगे, कंपाउंडो डिविडेंडो के बारे में बताएंगे, क्योंकि कंपाउंडो डिविडेंडो के ये क्वेश्चंस है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और अलजेब्रा के अंदर कहीं ना कहीं इनका यूज़ भी होता है। तो रेशियो के बारे में थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, क्योंकि मैं इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। रेशियो क्या होता है? रेशियो अपने आप में, रेशियो क्या होता है? तो रेशियो अपने आप में एक चीज़ को प्रदर्शित करता है और वो चीज़ है कंपैरिजन। क्या है मेरे भाई? कंपैरिजन। इसको अगर हम बोलें तो इसको कह सकते हैं कि कंपैरिजन का मतलब हो गया मेरे भाई, इसका मतलब होता है तुलना करना। दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में, दो या दो से अधिक मात्राओं के बीच में, दो या दो से अधिक राशियों के बीच में, दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच में जब हम लोग तुलना करते हैं तो उसको बोलते हैं कंपैरिजन, यानी कि तुलना करना। इस बात का प्रयोग हम रेशियो में करते हैं। रेशियो का मतलब होता है समान प्रकार की इकाइयों के बीच में, समान प्रकार की यूनिट्स के बीच में, समान प्रकार की मात्राओं के बीच में, समान प्रकार की राशियों के बीच में जब तुलना की जाती है तो हम उसका प्रयोग रेशियो में करते हैं। मान लीजिए कि मैंने बोला कि एक है राजू और दूसरा है रमेश। क्या है? रमेश। राजू रमेश से कहता है कि मेरे तुमसे 10% मार्क्स ज़्यादा आए हैं। कितने मार्क्स आए हैं? 10%। मेरे भाई 10% का मीनिंग होता है 1/10, यानी कि अगर रमेश के 10 मार्क्स आए हैं तो राजू के कितने मार्क्स आए होंगे? 11। तो मैं बोल सकता हूँ राजू का और रमेश का जो अनुपात होगा वो अपने आप में 11:10 होगा। अनुपात के लिए हम दो डॉटेड लाइन लगा देते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। ये होता है आपका अनुपात। अनुपात क्या बताता है? हमेशा तुलना को बताता है। अगर हम अनुपात की बात करें रेशियो की, तो हम रेशियो को परसेंटेज में, किसमें सर? परसेंटेज में। मेरे भाई परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रेशियो को डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसमें? डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रेशियो को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो रेशियो को मेरे भाई डिवाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसमें? डिवाइड में। अगर मैं कहना चाहूं कि अनुपात क्या है, तो अनुपात एक प्रकार की तुलना को प्रदर्शित करता है। वो दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में हो सकती है। अगर हम अनुपात की बात करें तो अनुपात को प्रतिशत, दशमलव, डिवाइड में परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं एक रेशनल नंबर की बात करूं, रेशनल नंबर क्या होता है कि कोई नंबर अगर पी वाई क्यू के फॉर्मेट में है, व्हेन क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्मेट में कोई नंबर है, पी वाई क्यू के फॉर्मेट में कोई नंबर है, तो वो एक रेशनल नंबर है। अपने आप में एक परिमेय संख्या भी रेशियो को प्रदर्शित करने का काम कर सकती है। क्लियर है कि नहीं? यहां तक बात समझ में आई कि नहीं प्रत्येक स्टूडेंट को? तो आपको पता होना चाहिए रेशियो का मतलब। रेशियो क्या करता है? दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में तुलना कराता है। सारे के सारे कीवर्ड्स को समझेंगे जो कि आपको परेशान करते हैं। मान लीजिए समानुपात। समानुपात क्या होता है? मैंने लिखा A/B और यहां लिख दिया C/D। अगर मुझे इनको समानुपात में जोड़ना है तो मैं 4 डॉटेड लाइन का प्रयोग करता हूं। कितनी डॉटेड लाइन का प्रयोग करता हूं मेरे भाई? 4 डॉटेड लाइन का प्रयोग करता हूं, 4 डॉट का प्रयोग करता हूं। तो A/B प्रपर्सन, इसको बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलेंगे? प्रपर्सन। क्या बोलेंगे? प्रपर्सन, यानी कि समानुपात। C/D, C अनुपात D। अब कहीं पर यह सवाल के रूप में दे रखा हो, मान लीजिए कि लिखा है 4:5 प्रपोर्शन 6:7।
क्लियर है। इस फॉर्मेट में मान लीजिए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि पहले का अंत से गुणा कर दो, 4 का गुणा किससे कर दो, 7 से कर दो, और दोनों मिडिल में है उनका गुणा बराबर में कर दो, और ये अपने आप में क्या हो जा सकते हैं, बराबर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं बन रहे हैं। तो मैं एक संख्या को इसमें से गायब कर देता हूँ, और वो संख्या होगी मेरी डी की जगह पे मैं डी ही रख लेता हूं। तो मैं यहाँ 7 रखूंगा और प्रश्न बनेगा मेरा डी का मान क्या है। तो 4D बराबर कितना आ गया मेरा, 5 गुणे 6। 2 से कैंसिल आउट करूंगा 2 बार, 2 से कैंसिल आउट करूंगा 3 बार, तो 2D इक्वल टू कितना आएगा, 5 3 15, और 2 से भाग इसमें लगाऊंगा तो कितना बनेगा, 7.5। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे भाई डी का मान 7.5 होगा। क्या यहाँ तक प्रत्येक स्टूडेंट को बात समझ में आई? प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, जब दो रेशियोज के बीच में भी तुलना कर दी जाए, दो रेशियो के बीच में भी तुलना कर दी जाए। मान लीजिए कि एक कंटेनर ये है और दूसरा कंटेनर ये है। पहले कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो 4:3 है पहले कंटेनर में, और दूसरा जो कंटेनर है इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 7:5 है। मैं कहना चाहूं कि इनको मुझे प्रपोर्शन के फॉर्मेट में लिखना है, तो मैं इसको किस फॉर्मेट में लिखना चाहूंगा, प्रपोर्शन के फॉर्मेट, समानुपात के रूप में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं मेरे भाई। मैं यहां पर क्या लिखूंगा, तो 4:3 प्रपोर्शन 7:5, इस फॉर्मेट में इसको लिख सकता हूं। ये बात सही है या गलत है वो एक अलग है बात है, मिक्सचर एलिगेशन में बात करेंगे। हम मिक्सचर बनाने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इतना काम कर रहे हैं कि प्रपोर्शन में इस प्रकार से लिखा जाता है। अब मान लीजिए कि प्रपोर्शन का कोई सवाल आपके पास आ गया, एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया 2:B या x ले लेते हैं, प्रपोर्शन 4:6, इस तरीके से कोई क्वेश्चन है, और मैंने आपसे पूछा कि x का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो मेरे भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले का अंत से गुणा करते हैं, तो 2 का गुणा किससे होगा, 6 से होगा, और बीच वाले का बीच वाले से गुणा करते हैं तो x का गुणा किससे होगा, 4 से। कैंसिल आउट करूंगा तो इससे ये 2 बार जाएगा और इससे ये 3 बार जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि x का मान कितना होगा, x का मान मेरा 3 होगा। क्या मैं इस बात को कह सकता हूं कि x का मान क्या होगा मेरे भाई, x का मान 3 होगा। अगर इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं कि 4:5 प्रपोर्शन 6:x, और मैंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या होगा। मैंने आपसे क्या पूछा कि x का मान क्या होगा, तो मेरे भाई x का मान जो होगा वो होगा कि पहले का अंत से गुणा कर दो, 4 का गुणा किससे कर दो, x से कर दो, और बीच वाले दोनों का गुणा कर दो, तो 5 का गुणा 6 से कर दो। क्लियर है, x का मान निकालना है, तो 5 छक्के 30 बटा कितना हो जाएगा, 4, जो कि हमेरा बनेगा 7.5। क्या ये बात समझ में आई? तो प्रपोर्शन का खेल आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। प्रपोर्शन का मतलब होता है फर्स्ट का मल्टीपल फोर्थ से और सेकंड का मल्टीपल थर्ड से इक्वल होता है। अगर इसी चीज को मैं इस तरीके से लिखूं कि A/B, क्या लिखूं, A/B प्रपोर्शन C/D, इस फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो मैं इसका गुणा इसी से तो कर रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि A का गुणा D से कर दो सर, और B का गुणा किससे कर दो, C से कर दो, तो B गुणे C। मैं यहां से क्या करता हूं, B का भाग लगाता हूं इस साइड में और बराबर डी का भाग लगाता हूं इस साइड में, तो ये बात निकल कर आई। कहने का मतलब क्या है कि कल के लिए सवाल आ जाए कि 4:x समानुपात 6:8, इस तरीके से क्वेश्चन बन के आ जाए और आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या होगा। मेरे भाई प्रश्न बन सकता है, और जब प्रश्न ऐसी स्थिति में बनता है उस स्थिति में आप क्या करोगे, तो यहां से रेशियो का वैल्यू निकालिए 4/x और यहां से रेशियो का वैल्यू निकालिए 6/8। भाई रेशियो को परिवर्तित कैसे किया जा
सकता है। ए रेशियो बी कहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है ए बटा बी। क्या होता है? ए बटा बी। तो यही चीज मैंने यहां पर परिवर्तित करने का काम किया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6x बराबर होगा 8 चौके 32। 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 16 बार। x का मान कितना आ जाएगा? तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि 5.33। देखिए जो डेटा है वो मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ। डाटा मैं अपने हिसाब से ले रहा हूं, इस वजह से आंसर पॉइंट में आ रहे हैं, वरना क्वेश्चन जब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो वहां पॉइंट दिखेगा भी नहीं आपको। क्लियर है? ऐसी वैल्यूज डाली जाएंगी वहां पर कि आपका क्वेश्चन फंसे ही ना। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला जो प्रश्न बनता है जो आपको कंफ्यूज करता है वो है इनवर्स रेशियो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विलोमानुपात। क्या कहते हैं मेरे भाई? विलोमानुपात। ये विलोमानुपात दो राशियों के साथ हो सकता है, 3 राशियों के साथ हो सकता है, 4 राशियों के साथ भी हो सकता है। यानी कि अगर 2 के बीच में तुलना की गई हो तो ए रेशियो बी बोल दिया जाएगा, 3 के बीच में तुलना कर दी गई हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी बोला जाएगा, और जब 4 के बीच में तुलना की गई हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बोला जाएगा। क्लियर है? और मुझसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सर इसका विलोमानुपात क्या होगा। मेरे भाई जब भी विलोमानुपात की बात आए तो जो रेशियो दे रखा है उसे बटे में करके लिख दीजिए, 1/a रेशियो 1/b। और यहां मुझे विलोमानुपात निकालना है तो 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, इस फॉर्मेट में हमको लिखना है। बात समझ भाई? अगर मुझे यहां लिखना है तो मैं लिखूंगा 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c रेशियो 1/d। बात समझ में आई कि नहीं? अगर मैं विलोमानुपात की बात करता हूं, मैं इससे प्रीवियस वीडियोस में, जो मेरी पिछली वीडियो है, मैं उनमें साफ साफ आपको बता चुका हूं कि विलोमानुपात को नॉर्मल रेशियो में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन मुझे दे रखा है और क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछता है 4:5:6 का विलोमानुपात क्या होगा? क्या सॉरी होगा। मेरे से यह प्रश्न मुझसे पूछ लिया गया कि 4:5:6 का विलोमानुपात क्या होगा, तो मैं क्या निकालूंगा? विलोमानुपात का मतलब हो गया 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। क्लियर है? तो जो भी रेशियोज दे रखे होंगे मैं उनको क्या कर दूंगा? बटे में लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? बटे में। लेकिन कल के लिए मुझसे प्रश्न बदलकर पूछ लिया। मुझसे प्रश्न पूछा गया कि विलोमानुपात दे रखा है, और विलोमानुपात क्या दे रखा है कि 6:4:8। 8 की जगह पर हम कर देते हैं यहां पर 9 का, अच्छा इसको करते हैं 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। क्लियर है? और यहां 12 कर देते हैं। चलिए यहां कितना है? 40 कर देते हैं, और यहां 30 कर देते हैं। का अनुपात रूप क्या होगा? अनुपात यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी में लिखना है मुझे। ए रेशियो बी रेशियो सी। अगर ऐसा प्रश्न बन जाए नॉर्मली, यानी कि बटे को मुझे हटाना हो, ये अपने आप में कौन सी स्थिति में है? ये अपने आप में विलोमानुपात की स्थिति में है। अगर सामान्य स्थिति में लाते हैं तो क्या करते हैं मेरे भाई? जो भी डिनोमिनेटर होते हैं उनका क्या लेते हैं? एलसीएम। मैंने पहले बताया है 12, 30
और 40 का एलसीएम लेंगे तो 2 का सबसे बड़ा फैक्टर 40 के अंदर होगा, 8 पंजे 40 8, और 3 का सबसे बड़ा फैक्टर 3 ही है और इसमें एक 5 का भी होगा तो मेरा बन जाएगा 8 पंजे 40 दिया 120, यानी कि मैं बोल सकता हूं मेरा एलसीएम 120 आ चुका है। जो भी एलसीएम हमारा निकल कर आता है उसको प्रत्येक में मल्टीपल कर देंगे, किसमें, प्रत्येक डिजिट में मल्टीपल करेंगे, जो प्रत्येक रेशियो बना हुआ है उसके साथ मल्टीपल करेंगे, मेरा नॉर्मल रेशियो निकल कर आ जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर है? कैंसिल आउट करूंगा, 12 से गया 10 बार, 30 से गया 4 बार और 40 से गया 3 बार, तो मैं बोल सकता हूं कि 10:4:3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं मेरे भाई? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई जरूर होगी। तो 10:4:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है जो आपसे पूछा जाता है वर्गानुपात, क्या वर्गानुपात क्या होता है, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। अगर मुझको दे रखा है A/B और मुझे इसका वर्गानुपात निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि इनके वर्ग कर देता हूं, A² रेशियो B², क्या कर दूंगा, A² रेशियो B², और इसी को बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं प्यारे साथी, बोलिए एक बार, डुप्लीकेट रेशियो। मेरे से अगर प्रश्न बोला है 4/5 और प्रश्न किया गया है कि इस 4/5 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, वर्गानुपात क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कल के लिए मेरे से पूछ लिया 6:7 का डुप्लीकेट रेशियो बताइए, तो 6 का स्क्वायर 36 होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा, यही मेरा डुप्लीकेट रेशियो होगा। क्लियर है? तो वर्गानुपात बहुत आसान होता है मेरे भाई। अगर प्रश्न में आपसे उल्टा पूछ लिया जाए, बोले कि वर्गानुपात आपको दिया गया है और वर्गानुपात दे रखा है 169:144, ये दे रखा है, ये वर्गानुपात रूप है, इसका अनुपात रूप क्या होगा, ये क्या है, वर्गानुपात रूप, यानी कि ये आपका डुप्लीकेट रेशियो है। कैसा रेशियो है, डुप्लीकेट रेशियो है, और आपसे रेशियो पूछा है तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, 169:144। ऐसे केस में आपको उल्टा चलना पड़ेगा, तो इसको बोलोगे 13:12, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि कल के लिए आपसे प्रश्न उल्टा भी पूछ सकता है। अगर आपसे डुप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है तो आपको रेशियो निकालने हैं, और अगर आपको डुप्लीकेट रेशियो दे रखा है, आपको रेशियो पूछ रहा है, तो आपको स्क्वायर रूट लगा देना है। बात समझ में आई कि नहीं? और ये जो स्क्वायर रूट है यही क्या होगा, आपका स्क्वायर रूट होगा, यही इसको हम बोलेंगे वर्गमूलानुपात। क्या बोलेंगे मेरे भाई, वर्गमूलानुपात, यानी कि सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या बोलेंगे, सब डुप्लीकेट रेशियो बोलेंगे प्यारे भाई। क्लियर? अगर आपका प्रश्न दे रखा है A/B और आपसे पूछा है कि सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर रूट ऑफ B। क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर रूट ऑफ B आपका सब डुप्लीकेट रेशियो होगा। मान लीजिए कि कोई प्रश्न दे रखा है 196 रेशियो सॉरी 196 रेशियो 361, और आपसे बोला है क्लियर है? तो ये आपसे दे रखा है, मान लीजिए ये है आपका 361, तो आपसे पूछा है कि स्क्वायर रूट ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। 196 रेशियो 361 दे रखा है, तो आपको क्या कर देना है मेरे भाई, 196 का रेशियो ले लेना है और स्क्वायर रूट लेना है और 361 का लेना है, तो ये कितना आ जाएगा 14/19 सवाल का सही जवाब होगा।
यानी कि जो वर्गानुपात होगा उसका उल्टा कर देते हैं वर्गमूलानुपात में। डुप्लीकेट रेशियो का अपोजिट कर देंगे सब डुप्लीकेट रेशियो को। बात समझ में आई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहां से क्वेश्चन बन सकता है घनानुपात। कभी कभी क्या करता है, ऐसे शब्दों को हिंदी में लिख देता है और कभी कभी इंग्लिश में। तो कभी तो सीबीएसई वाले कंफ्यूज होते हैं और कभी हिंदी यूपी बोर्ड वाले कंफ्यूज होते हैं, हिंदी वाले कंफ्यूज होते हैं। मेरे भाई एक रेशियो दे रखा है A/B और आपसे बोला है कि इसका घनानुपात क्या होगा। क्या पूछा है? घनानुपात। मैं बोल सकता हूं घनानुपात का मतलब हो गया AQ/BQ, यानी कि जो भी रेशियो आपको दे रखे हैं, जो भी रेशियो आपको दे रखे हैं उनका आपको क्यूब कर देना है। जैसे 6/7 आपको दिया है और आपसे पूछा है कि ट्रिपलेट रेशियो इसका क्या होगा, ये बताइए। मेरे भाई ट्रिपलेट रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, 6 का क्यूब रेशियो 7 का क्यूब। क्लियर है? 6 का क्यूब कितना होगा, 6 6 36 और ये बन जाएगा आपका 216 और 7 का रेशियो कितना बन जाएगा, तो ये बनेगा 3 4 3। क्लियर है? और यही इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? इतना समझ में आया कि नहीं? यानी कि आपसे घनानुपात पूछे, ट्रिपलेट रेशियो पूछे तो आपको क्यूब कर देना है। कल के लिए आपसे उल्टा भी बोल सकता है कि बताइए मुझे घनामूलानुपात क्या होगा। क्या पूछ सकता है? घनामूलानुपात क्या होगा। यानी कि अब आपसे सब ट्रिपलेट रेशियो पूछ ले। क्या पूछ ले? सब ट्रिपलेट रेशियो। A/B दे रखा है और आपको इसका 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 क्या पूछा है? सब ट्रिपलेट रेशियो पूछे तो मेरे भाई आपको क्यूब कर देना है, क्यूब रूट। A का क्यूब रूट रेशियो B का क्यूब रूट। न तेरे आने का गम न तेरे जाने का गम, तो मेरे भाई यहां क्या कर देना है, क्यूब रूट कर देना है। क्लियर है? कल के लिए आपसे प्रश्न पूछ ले 216 अनुपात 343 343 का क्यूब रूट क्या होगा, तो मेरे भाई हम क्या कर देंगे, क्यूब रूट ऑफ 216 रेशियो क्यूब रूट ऑफ 343, तो कितना बनकर आ जाएगा, 6/7 बनकर आ जाएगा। जो अभी बताया था बस उसका अपोजिट कर देना है, यानी कि ट्रिपलेट रेशियो का उल्टा कर दो तो आपका क्या बन जाएगा, सब ट्रिपलेट रेशियो बनकर आ जाएगा। क्लियर है? जितने भी रेशियो बनते हैं मैं उन सबको आज के इस छोटे से वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। और अब जो मेरा पॉइंट बनता है वो बनता है लास्ट पॉइंट, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या बनता है मेरे भाई, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपाउंडो डिविडेंडो आप लोग इसको बोल देते हैं सामान्य तौर पर, लेकिन ये क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्लियर है? चलिए कंपाउंडो डिविडेंडो को अगर हम समझते हैं तो इसको हिंदी में बोलते हैं योगांतर अनुपात। क्या बोलेंगे, योगांतर अनुपात। लेकिन मुझे मजा नहीं आया, नहीं आया मजा। मैं क्या करूंगा, इसका संधि विच्छेद करूंगा तोड़ तोड़ के। मैं क्या करूंगा, एक शब्द ले लिया मैंने योगांतर। क्या लिया, योगांतर, प्लस एक शब्द बन गया मेरा अनुपात। तो बात तो ये क्लियर हो गई कि हमारी बात किसकी चल रही थी, अनुपात की चल रही थी। लेकिन मुझे फिर भी मजा नहीं आया तो मैंने इसका एक बार और से संधि विच्छेद कर दिया। जब मैंने संधि विच्छेद किया फिर से तो मेरा बना योग और एक बना अंतर, तो 3 शब्द बनकर आ गए योगांतर अनुपात। क्लियर है? इंग्लिश में तो सीधा बोल दोगे कंपाउंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है? तो मेरे भाई अगर यहां पर हम बात करते हैं योग की, अंतर की और अनुपात की, यानी कि सीधा सीधा बात है कि जब भी क्वेश्चन को किया जाएगा तो हम योग के भी साथ कर सकते हैं, अंतर के भी साथ कर सकते हैं और अनुपात को करेंगे। तो भाई समझेंगे कि इसको कैसे किया जा सकता है। क्लियर है कि नहीं? ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। तो मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक करके करता हूं।
सर 2 पार्ट में ब्रेक करने का क्या मतलब है, समझिए। सबसे पहले मैं इसको बना देता हूं योगानुपात, योगानुपात। मान लीजिए कि मेरा कोई रेशियो है A/B, क्या है, A/B। अगर मैं इस A/B की बात करूं तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता A/B? तो मैं पहले ही बोल चुका था, रेशियो की जब डेफिनेशन बता रहा था उस समय भी मैंने आपको बताया था कि रेशियो को आप डिवाइड की फॉर्मेट में लिख सकते हो, डिवाइड की फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो मेरे भाई अगर यहाँ पर बात करोगे A/B की, मुझे योगानुपात लगाना है, मैं योगानुपात न्यूमरेटर के साथ भी लगा सकता हूं, मैं योगानुपात डिनोमिनेटर के साथ भी लगा सकता हूं। प्यारे भाई मैं सबसे पहले इसको ब्रेक यहां भी करता हूं, यानी कि ब्रेक पर ब्रेक किया जा रहा हूं। यह टॉपिक इतना टफेस्ट होता है कि आप इसको नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, लेकिन अगर आप इसकी तह तक जाओगे तो फिर इसके फॉर्मेट कई सारे निकल कर आते हैं। तो एक एक फॉर्मेट को समझ लो। अगर मैं इसके न्यूमरेटर के साथ योगानुपात लगाता हूं तो मैं क्या करूंगा, A+B/B, ये सीधा सीधा बनेगा मेरा योगानुपात। क्लियर है कि नहीं, यहां तक बात समझ में आई। और मैं अगर यहां पर लगाता हूं तो A/B और यहां पर A को ऐड करूंगा, यानी कि जो मैंने शुरू में ऐड किया था न्यूमरेटर के साथ वही मैं ऐड कर रहा हूं डिनोमिनेटर के साथ। यानी कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे फिर लिखेंगे। आपके बात अगर समझ में नहीं आई तो आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं इसका फॉर्मेट और बदल देता हूं। मान लीजिए कि A/B बराबर है मेरा C/D के, किसके, C/D के। अब इसके साथ मैं योगानुपात लगाने की कोशिश करता हूं तो मैं इसको A/B बोल सकता हूं। तो ये कितना बनेगा, C/D। क्या बन जाएगा, C/D। मैं यहां लगाता हूं योगानुपात न्यूमरेटर के साथ तो A+B/B, तो यहां भी सेम कंडीशन में लगेगा न्यूमरेटर के साथ C+D/D। यानी कि ये जो बनकर फॉर्मेट बनकर आया है, ये जो फॉर्मेट बनकर आया है प्यारे भाई, न्यूमरेटर के साथ योगानुपात लगाया गया है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो मैंने योगानुपात लगाया है वो योगानुपात किसके साथ लगाया है, न्यूमरेटर के साथ। कल के लिए आप लोग कह सकते हो कि सर डिनोमिनेटर के साथ लगाओ, तो मैं इसको लिख देता हूं न्यूमरेटर, ठीक। और यहां पर मैं डिनोमिनेटर के साथ लगाता हूं डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर के साथ योगानुपात, अब डिनोमिनेटर के साथ। तो आपको क्या करना है, A/B तो लिखना ही लिखना है, लेकिन न्यूमरेटर को ही ऐड करना है। किसको ऐड करना है प्यारे भाई, न्यूमरेटर को ही ऐड करना है। जो केस मैंने इस रेशियो के साथ किया है वही केस मैं इस रेशियो के साथ करूंगा, यानी कि C/C+D न्यूमरेटर को ही ऐड करूंगा। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं। तो योगानुपात को मैंने न्यूमरेटर के साथ भी बना दिया, योगानुपात को मैंने डिनोमिनेटर के साथ भी बना दिया। अगर आप लोग चाहो तो डिनोमिनेटर के साथ जो मैंने न्यूमरेटर को एडिंग सिस्टम बनाया है वह डिनोमिनेटर के एडिंग सिस्टम के साथ भी बन सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, जो न्यूमरेटर का एडिंग सिस्टम बना है वही एडिंग सिस्टम डिनोमिनेटर के साथ भी बन सकता है। क्लियर है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। ये मान लीजिए एग्जाम में यहां से ऊपर तो आता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, जब डिनोमिनेटर की बात आए वहां तक पहुंचेगी नहीं बात। अब जो दूसरी बात इसमें निकल कर आई थी वो समझते हैं। दूसरी आई थी, एक रही थी योगानुपात और एक आता है दूसरे नंबर पर अंतरानुपात। क्या आता है मेरे भाई, अंतरानुपात। क्या आएगा, अंतरानुपात। अंतरानुपात को समझिए, अगर A/V इसका मतलब A/B बराबर C/D, इसका मतलब C/D।
क्लियर है। इसको मैं न्यूमरेटर के साथ लगा सकता हूं, डिनोमिनेटर के साथ भी लगा सकता हूं। मेरे भाई जब न्यूमरेटर के साथ बात करेंगे तो a माइनस बी अपॉन बी, और ये कितना बनेगा c माइनस डी अपॉन डी, यानी कि मेरा न्यूमरेटर सेम रहेगा, उसमें से माइनस सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर होगा। न्यूमरेटर सेफ रहेगा लेकिन डिनोमिनेटर को माइनस किया जाएगा। इसी के साथ अगर मैं चाहूं इसको डिनोमिनेटर के साथ लगाना तो कैसे लगाऊंगा, a अपॉन ए माइनस बी, न्यूमरेटर में से ही घटाएंगे, और c अपॉन सी माइनस डी। अब डिनोमिनेटर के साथ लगा दिया, यानी कि योगानुपात जिस प्रोसेस से किया था मैंने, उसी प्रोसेस से मैंने अंतरानुपात किया है। क्या किया है, अंतरानुपात। ये बहुत ज्यादा लेवल पे बात पहुंच गई, यानी कि प्रश्न अगर बनता है तो आपका सीधा सीधा बन जाता है, लेकिन मैंने आज आपको इसको तोड़ तोड़ के सिखाया है कंप्लीट, क्योंकि आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जाता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पूछा जाता है, लेकिन मैंने उस शब्द का संधिविच्छेद तोड़ तोड़ के उसको समझाने की कोशिश की है कि अगर हाईएस्ट क्वालिटी पे अगर क्वेश्चन आपका जाएगा हाईएस्ट, तो वो इससे ऊपर तो नहीं बन सकता। क्लियर है मेरे भाई। चलिए अब इस शब्द के ऊपर हमने तोड़ के समझ लिया, क्यों ना अब इस पूरे को समझ ही लिया जाए। हमने जो पॉइंट बोला था योगांतरानुपात, योगांतरानुपात, जो हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की बात कर रहे हैं, कंपोनेंडो और डिविडेंडो रेशियो, इस पे एक प्रश्न भी बताऊंगा, जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पिछले एग्जाम में पूछा गया है रेलवे के में। क्लियर है। चलिए इसके साथ कैसे लगाते हैं वो समझिए। अगर मैं कल के लिए बात करता हूं मेरे भाई, यहां पर a रेशियो b बराबर है c रेशियो d, इट मींस a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d। क्या यही बात है, ये तो बेसिक हो गया बहुत। अब मुझे इसको इसके साथ लगाना है सीधा का सीधा योगांतरानुपात। क्या लगाना है, योगांतरानुपात। आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ यही पूछा जाएगा, अब तक मैंने जो बोला था उससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाएगा। वो बहुत कम केस में यूज होता है, अगर केस बनता भी है तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, लगभग 4-5 प्रश्न हैं, वो उन कॉन्सेप्ट पर बन जाते हैं, लेकिन 99% आपके क्वेश्चन यहीं से इस टॉपिक से बन जाएंगे, इस वाले पॉइंट से। देखिए कैसे लगाएंगे। मैं ये बात हो गई योगानुपात की और अंतरानुपात की। मेरे भाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अब मैं बोथ की बात कर रहा हूं, दोनों को मिक्स करने की बात कर रहा हूं, और जब मिक्स करने की बात कर रहा हूं तो मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही यूज होंगे। अब a प्लस बी, यानी कि मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया और न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को माइनस कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड, और जब हम डिनोमिनेटर में गए तो न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को माइनस, और यहां देखोगे तो c में d को जोड़ा जाएगा और c में से ही d को घटाया जाएगा। यानी कि अब की बार मैंने जो लगाया है, अब की बार जो मैंने लगाने की कोशिश की है वो न्यूमरेटर के साथ की है। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किया, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटाया। वही सेम टू सेम प्रोसेस इस साइड में भी की, चाहे मैं लेफ्ट की बात करूं, चाहे मैं राइट की बात करूं, चाहे लेफ्ट की बात करूं, चाहे राइट की बात करूं, दोनों ही केस में मैंने सेम टू सेम करने की कोशिश की है, क्योंकि प्रोसेस सेम रहेगा। क्लियर है कि नहीं। क्या यहां तक बात समझ में आई। ये आपका योगांतरानुपात टॉपिक अपने आप में तो छोटा है, लेकिन अगर आप इसको तोड़ तोड़ के करते हो तो मेरे भाई इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। क्लियर है। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो कि आपका रेशियो का बनता है, और प्रश्न बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इफ x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 19/3, then find the value of
x रेशियो वाई, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन कितना आसान है वो समझिए मेरे भाई, यही क्वेश्चन है और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, कंपेंडो डिविडेंडो का यूज बहुत ज्यादा होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जब हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को करते हैं। आपको देख क्या रखा है, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, तो मैं इस वाली बात को तो न्यूमरेटर ही बोलूंगा और इस वाली बात को डिनोमिनेटर बोलूंगा। क्या बात समझ में आई? अब लगाता हूं मैं इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो किसके साथ? न्यूमरेटर के साथ। तो मैं बोलूंगा क्या, x प्लस वाई मेरा न्यूमरेटर, उसमें जोड़ दूंगा मैं डिनोमिनेटर को, जोड़ दिया, और मेरा x प्लस वाई न्यूमरेटर और उसमें से घटा दूंगा डिनोमिनेटर को। तो जब मैं घटाऊंगा तो माइनस का साइन लगाऊंगा और x माइनस वाई, तो मेरा क्या बनेगा, माइनस का x बनेगा और प्लस का y बनेगा। क्या यहां तक बात आप लोगों को क्लियर हुई? जैसा केस मैंने लेफ्ट साइड में किया है वही केस मुझे राइट साइड में करना होगा, यानी कि 19 में 3 को जोड़ना होगा और 19 में से 3 को घटाना होगा। मेरे भाई y से y कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, ऊपर बचा 2x और नीचे बचा 2y, बराबर में कितना बचा 19 और 3 कितना बन जाएगा 22, 19 में से 3 गया तो 16, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से जाएगा 11 बार सॉरी 2 से जाएगा 8 बार। मैं बोल सकता हूं यहां पर कि x रेशियो वाई यानी कि x अपॉन वाई कितना है, 11:8 है। क्या ये बात समझ में आई? सॉरी, क्या ये पॉइंट समझ में आया? आया होगा। बहुत आसान है मेरे भाई, इसमें कुछ भी नहीं था समझने के लिए। अब मैं चलता हूं एक और पॉइंट की तरफ। वो पॉइंट क्या है मेरा? वो है कंपाउंड रेशियो। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये रेलवे के पेपर में ये प्रश्न कुछ पूछा गया था पिछली बार, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें हम लोग कंपाउंड रेशियो समझकर कंपाउंडो डिविडेंडो लगाने की कोशिश करते हैं और मुंह की खा के आ जाते हैं, ऐसे मान लो, और ये क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। क्या है ये रेशियो? a रेशियो b और c रेशियो d, और इसके बीच में हमको बताना है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो को हम क्या बोलते हैं? जटिल अनुपात। क्या बोलते हैं प्यारे भाई? जटिल अनुपात कहते हैं। जब मैं जटिल अनुपात की बात करता हूं तो कैसे लगाते हैं? आपको क्या करना है, पहले वाले में जो फर्स्ट दे रखा है उसमें पहला वाला क्या है, फर्स्ट, और इसमें थर्ड वाले का मल्टीप्लाई कर देना है अपॉन सेकंड वाले में फोर्थ वाले का मल्टीप्लाई कर देना है, और आपका बनकर आ गया ये। आप नहीं समझे कोई बात नहीं, पहला दूसरा तीसरा आपको लगाने की जरूरत ही नहीं। a रेशियो b का मतलब हो गया a अपॉन बी, c रेशियो d का मतलब हो गया c अपॉन डी, बस आपको बीच में गुणा का साइन लगा देना है, बन गया आपका जटिल रेशियो, सॉरी जटिल अनुपात बन गया। इसमें था ही नहीं कुछ, इतना ही था। कल के लिए आपसे पूछ ले कि a रेशियो b, c रेशियो d और x रेशियो y, पूछे आपसे जटिल अनुपात क्या होगा, कंपाउंड रेशियो, तो a अपॉन बी गुणे c अपॉन डी गुणे x अपॉन y हो गया जटिल अनुपात। बस इतना था। अब आपके मन में एक दिमाग में क्वेश्चन तो बना होगा भाई कि इतना ही था तो इसमें प्रश्न क्या बनेगा? जी हाँ, प्रश्न बन सकता है। वो समझिए क्या प्रश्न पूछा गया था वो मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन को ही लिख देता हूं, और क्वेश्चन मेरे पास है। चले, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा गया था यदि 3 रेशियो p और 4 रेशियो 5 का जटिल अनुपात, कंपाउंड रेशियो जटिल अनुपात 24:15 है, 24:15 है, तो P का मान क्या होगा? तो P का मान क्या होगा? सोचिए, ये प्रश्न आपका पेपर में पूछा गया और आप लोग सोच रहे हो कि इसमें प्रश्न क्या बन सकता है, जटिल अनुपात क्या बन सकता है, ये बन सकता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? देखो बहुत आसान है। पहला रेशियो क्या है? 3 रेशियो p,
एंड दूसरा रेशियो क्या है 4:5। तो मैंने क्या बोला, इस रेशियो को बटे फॉर्मेट में लिखो, इस रेशियो को बटे फॉर्मेट में लिखो और बीच में लगा दो गुणा का साइन। लेकिन सवाल के अंदर बोला गया है कि जटिल अनुपात ये है, इसका मतलब ये है कि मुझे जटिल अनुपात दिया हुआ है 24:15 यानी कि 24/15। 3 चौके 12 और 12 दूनी 24, 5 तिये 15। मेरा भाई 1/p का वैल्यू कितना आ गया, तो 1/p का वैल्यू आ गया 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2p बराबर 3, तो मैं बोल सकता हूं p बराबर होगा 3/2। इट मीन्स 1.5। कितना होगा 1.5, और यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको 3/2 भी बोल सकता हूं। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलिए आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं, और इस सेशन में मैंने क्या क्या बताया आपको वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने रेशियो के बारे में बताया, रेशियो की डेफिनेशन बताई। उसके बाद मैंने प्रोपोर्शन की बात की। किसकी बात की? प्रोपोर्शन की बात की। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं प्रोपोर्शन के जस्ट बाद, उसमें न्यूमेरिकल्स कराए थोड़े बहुत। उसके बाद अगर मैंने बात की तो वर्गानुपात की बात की। वर्गानुपात के बाद मैंने सब डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्गमूलानुपात की बात की। घनानुपात ट्रिपलेट रेशियो की बात की। घनामूलानुपात सब ट्रिपलेट रेशियो की बात की। उसके बाद कंपाउंड रेशियो, कंपेंडो, डिविडेंडो की बात की। मतलब कोई भी किसी भी टाइप का अब रेशियो का प्रश्न नहीं बचा है, हर एक टाइप को मैंने कंप्लीट करा दिया है, और जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को भी करा दिया है। उम्मीद है यहाँ तक का आपको सफ़र अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी पीडीएफ वगैरह है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दी जाएगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे इंस्टाग्राम का इसमें लिंक डला हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में तो आप लोग पूछ ही सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। खुश रहो, मस्त रहो, देखते रहो सरकारी भारत यूट्यूब चैनल।